अहमद से होगी पूछताछ। तमाम को तहवील में लेकर पूछताछ करेगा ईडी। तमाम सियासतदान फिलहाल मुख्तलिफ जेलों में है कैद। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला 27% ओबीसी रिजर्वेशन मामले पर आज होगी समाअत। कमलनाथ हुकूमत के फैसले को अदालत में किया गया था चैलेंज। मुल्क में कोरोना के 30,256 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 295 अफराद की हुई है मौत, जबकि एक दिन में 43,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतयाब। यूपी में असेंबली इंतखाबात से पहले ईडी सरगर्म हो चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में यूपी के सियासी लीडरान आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से पूछताछ करेगा। ये तमाम सियासतदान इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद है। तीनों लीडरान के बयान ईडी ने कलमबंद कर लिए हैं। तीनों के बैंक लेन देन की तफसील खंगाल ली गई है। तो आपको बता दें कि यूपी में असेंबली इंतखाबात से पहले ईडी सरगर्म हो चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में यूपी के सियासी लीडरान से पूछताछ करेगा। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां और दूसरी तरफ ईडी भी सरगर्म हो चुका है। ऐसे में तीन ऐसे लीडरान, तीन ऐसे नाम जो सामने आ रहे हैं, उनकी मुश्किलों में इजाफा। हाँ देखिए, बहुत अहम सवाल भी है ये मुनज़्ज़ा, और ये पेशरफ्त कोई नई नहीं है। जिस अंदाज से इन मज़कूरा नामों के हवाले से, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, अतीक हों या दूसरे लीडर हों, उनके हवाले से कहा गया है, जाहिर है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े इल्ज़ामात हैं, और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है पहले ही जब्त की जा चुकी है, जिसके लिए अदालती कार्रवाई भी चल रही है, साथ साथ नजर अंसारी कर रहे हैं। तो ये जो पेशरफ्त है ये अपने आप में बहुत अहम है, और लोग इसको इलेक्शन से जोड़कर भी देख रहे हैं। ताहम हुकूमत उत्तर प्रदेश का बार बार यही कहना है कि वो किसी भी तरह के माफियाओं को, किसी भी तरह के बदउनवान अनासिर को छोड़ेंगे नहीं, और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, उनको सजा दिलवाएंगे, उनके खिलाफ हर वो सख्त कार्रवाई करेंगे इसकी तवक्को पहले कभी नहीं की जाती रही होगी। तो देखिए, ये जो नाम है ये तीनों बहुत अहम है। बिलखुसूस आज दौरा है मुख्यमंत्री का गाजीपुर का, और ये मऊ, गाजीपुर, पूरा मशरक उत्तर प्रदेश में बिलखुसूस मुख्तार अंसारी का बड़ा असर है। लेकिन जाहिर है कि ये पूरी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं माफियाओं के खिलाफ है। लेकिन लोगों का मानना यह है, सियासी मुबस्सरीन और कई सीनियर सहाफियों का मानना यह है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई भी है। तो देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से असबाब हैं इसके पीछे, लेकिन बस अहम बात यही है कि इलेक्शन के पेश नज़र अगर सख्त इक़दाम उठाएं तो कहीं ना कहीं हुकूमत को इसका फायदा भी पहुंच सकता है। एक मखसूस तबके को ये एहसास दिलाना कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी पहल है, बड़ी पेशरफ्त है, और इसके पीछे जो सियासी अवामिल कारफरमा है उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है मुनज़्ज़ा। ताहम अब देखना यही है कि क्या कुछ सूरत हाल बनती है, किस अंदाज से ये सफर आगे बढ़ता है। लेकिन फिलवक्त तो यही है कि ये तीनों मज़कूरा नाम और उनके साथ बहुत से ऐसे नाम हैं जो वाकई इन कार्रवाइयों की जद में है, और जिनका मुस्तकबिल जो है सियासी मुस्तकबिल तारीख नजर आता है मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 से पहले इंतखाबी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तमाम पार्टियां मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए कोशा हो गई हैं। कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस हवाले से 3 नायब सदर, 11 जनरल सेक्रेटरी और 28 रियासती सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। कल तमाम नामों का ऐलान किया गया है। वहीं यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के हवाले से कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। जराये के मुताबिक कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा करने वाली है। मेरठ से 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर से हो सकती है। वाज़ेह हो कि पिछले दिनों सलमान खुर्शीद का बयान आया था कि प्रियंका गांधी की क़यादत में यूपी का इंतखाब लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2017 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कारकर्दगी बहुत खराब थी। 403 असेंबली नशिस्तों में महज 7 सीटें आई थी कांग्रेस को।
यूपी में जैसे जैसे इंतखाबी पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे एहतजाजी किसान भी रियासत में अपनी सरगर्मियां तेज कर रहे हैं। आज यूपी के सीतापुर में किसानों की महापंचायत का इनेकाद किया जाएगा। इस महापंचायत में किसान लीडर राकेश टिकैत भी शिरकत करेंगे। इससे कबल बागपत में मुनक्किदा महापंचायत में राकेश टिकैत ने MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया था। मध्य प्रदेश में 27% OBC रिजर्वेशन मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज आखिरी समाअत होगी। हालांकि हुकूमत ने अदालत में जेर समाअत 3 मामलों को लेकर छोड़कर बाकी सभी शोबों में 27% OBC रिजर्वेशन के निफाज को लेकर 2 सितंबर को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हुकूमत के जरिए जारी किए गए अहकाम को भी जबलपुर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसमें तकर्रुरियों और तलबा के दाखिले को लेकर रिजर्वेशन देने का अहकाम जारी किया गया था। आज होने वाली समाअत में अदालत का फैसला क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, OBC रिजर्वेशन को लेकर के आज जबलपुर हाईकोर्ट में आखिरी समाअत होनी है। मुनज़्ज़ा, आज सभी की निगाहें इसलिए लगी हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2019 मार्च 2019 से OBC रिजर्वेशन को लेकर सियासत जारी है। कमलनाथ हुकूमत ने 14% से बढ़ाकर 27% OBC रिजर्वेशन को किया था। उसको लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और उसमें 3 मामलों को छोड़कर जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने 2 सितंबर को एक अहकाम जारी किया कि वो मामले जो अदालत में जेर समाअत उनको छोड़कर बाकी जगहों पर 27% रिजर्वेशन का निफाज होगा। हुकूमत के अहकाम को भी जो है जबलपुर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इसमें आज आखिरी समाअत होगी, उस पर सभी की निगाह लगी हुई है क्योंकि दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही जो है OBC रिजर्वेशन को लेकर जो है अपने अपने तरीके से मैदान में उतरी हुई है। हालांकि यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 2019 में OBC रिजर्वेशन की मुखालफत की थी, लेकिन जब मरकजी हुकूमत ने OBC पर कानून बनाने का इख्तियार रियासतों को दिया, तब से भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब 27% OBC रिजर्वेशन की बात शुरू कर दी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर ओवरऑल हम बात करते हैं मुनज़्ज़ा, तो यहाँ पर 52% वोटर्स जो है वो OBC से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए दोनों पार्टियां चाहती हैं कि उनका जो OBC वोटर है उसको किसी तरीके से अपनी झोली में बनाए रखा जाए। बिल्कुल मेहताब आलम, दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, OBC रिजर्वेशन के हवाले से क्रेडिट जो है अपनी झोली में चाहती है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्क में कोरोना के 30,256 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-उश-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 295 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 43,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,18,181 एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना से 4,45,133 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है। अब तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है। वहीं बिहार ने अब तक 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया है। बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ तय किया था, जिसमें अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है और अब तक 5 करोड़ लोग वैक्सीन ले चुके हैं। बिहार में अब तक 5 करोड़ 70,000 लोगों ने वैक्सीन ले ली है। मुल्क में 5 करोड़ वैक्सीन लगाने वाली रियासतों में बिहार 8वें नंबर पर पहुंच गया है। वजीर सेहत ने महकमे सेहत और रियासत की आवाम को 5 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण। वैक्सीनेशन देने के मामले में बिहार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब तक 5 करोड़ लोगों से ज्यादा को वैक्सीनेशन मिल गया है। आपको बता दूं कि बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो करीबन 7 करोड़ 22 लाख है, जिसमें से 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। मतलब 70% लोग जो है वो वैक्सीनेट हो गए हैं और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो देश में 8वां राज्य हुआ है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने यहाँ पे अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा था और
यहाँ पे 1.5 महीने बाकी रहने के बावजूद जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है और इसके लिए कई बड़ी रणनीतियाँ बनाई गई। देखिए 24 घंटे जो है वो लगातार सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे 24 घंटे वैक्सीनेशन लगता है और साथ ही गांव और देहात के क्षेत्र में, ग्रामीण सुदूर गांव के क्षेत्र में कैसे वैक्सीनेशन लगे उसके लिए देखिए वैन लगाई गई है जो लगातार गांव ग्रामीणों तक पहुंच करके ज़रूरतमंदों तक वैक्सीन लगा रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दूं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उसमें 56% जो लोग हैं उनको पहला डोज लग गया है, जबकि दूसरा डोज जो है वो 13% लोगों को लगा है। और इसी ढंग से अगर कहें तो बिहार जो है यूपी, एमपी के और तमाम राज्यों के बाद जो है वो 8वां ऐसा राज्य हुआ है जो 5 करोड़ का टीका पूरा कर लिया है। अगर पटना जैसे जिलों की बात करें तो पटना के शहरी इलाके में जो है वो 100% वैक्सीनेशन लग चुका है, ग्रामीण इलाकों में 34% लगा है। लेकिन जिस ढंग से वैक्सीनेशन का रफ्तार बिहार में बढ़ी है, अभी लगभग 1.5 महीने का वक्त बचा है और लगभग 1 करोड़ यहाँ पे वैक्सीनेशन लगना है। तो ये बताया जा सकता है, समझा जा सकता है कि वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो बिहार समय से पहले पूरा करेगा और लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के हवाले से चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ताल्लुक से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन हुआ, विपक्ष का कहना है कि रोज प्रधानमंत्री का जन्मदिन होना चाहिए। क्या लोग इसी का वेट कर रहे थे? कौन है विपक्ष? ये राहुल गांधी विपक्ष हैं क्या? अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी कहती है कांग्रेस इज़ इंडिया और इंडिया इज़ कांग्रेस। अब जो है वो उनको लगता है कि विपक्ष जो है वो कांग्रेस है, उसके अलावा कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाने का जो धंधा है इनका, ये बहुत पुराना है। पहले इन्होंने आशंकाएं फैलाई, अफवाहें फैलाई, लेकिन लोगों ने जो है वो इस सेहत और सलामती की वैक्सीन लगाने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी भागीदारी की और आज जो है वो भारत अगर इस कोरोना के कहर से बाहर निकल रहा है तो ये वैक्सीन उसका मुख्य कारण है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। अगर ये चीज़ ऐसे लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही थी, उनकी अपनी मानसिक समस्या है, हम उसका इलाज तो हो नहीं सकता, उसके लिए कोई वैक्सीन है नहीं अभी। सर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कश्मीर को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, अलगाववाद को लेकर के, सर कैसे देखते हैं उसे? देखिए, जब से ये अलगाववादी चूहे के बिल में घुसे हैं तब से अलगाववादियों को कंधों पर बैठाल करके सियासी सीढ़ियाँ चढ़ने वालों के दिमाग और थोड़ा बेचैनी बढ़ी है और इस बेचैनी में इस तरह की बयान बहादुरी दिखाई पड़ रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद। कैमरा हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा। 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। बुरे असरात पैदा होने का मामला, दिल्ली खवातीन कमीशन ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी में बुरे असरात पैदा होने पर निगरानी का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को इस हवाले से नोटिस जारी किया है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूरा मामला हामला खवातीन को वैक्सीन देने के बाद बुरे असरात से जुड़ा हुआ है। दिल्ली खवातीन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में बुरे असरात पैदा होने पर निगरानी का मुतालबा किया गया है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 17 माह बाद आज से प्राइमरी स्कूलों में तलबा की रौनक लौट आई है। महकमा तालीम ने कोविड ज़ाब्ते के तहत स्कूल खोलने को लेकर अहकाम जारी किए थे। इब्तदाई तौर पर 50% तलबा के साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है। हालात साजगार होने पर सभी तलबा को एक साथ स्कूल में आने की इजाज़त दी जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में वालिदैन की तहरीरी इजाज़त के बाद ही तलबा को दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से प्राइमरी स्कूल खोलने का अहकाम ज़रूर जारी कर दिया गया है, लेकिन जबलपुर में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की खस्ताहाली और सफाई नहीं होने के सबब आज से प्राइमरी स्कूल खोलने के फैसले को मुलतवी कर दिया गया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स से मिलके और टीचर से मिलके। पढ़ाई ऑनलाइन करना अच्छा लगता है कि ऑफलाइन? मुझे ऑनलाइन अच्छा लगता है और स्कूल में भी आकर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाई करने में। इतने दिनों बाद स्कूल में पढ़ाई करी है और बहुत मज़ा आ रहा है। बेटा क्या क्या सेफ्टी रख रहे हैं आप स्कूल आने पर? हम लोगों को मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाथ अच्छे से धोने हैं और खाना शेयर वेयर नहीं करना है। बहुत अच्छा सा लग रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि स्कूल लगने लगे बच्चों की दोबारा से। मैं ये उम्मीद चाहता हूँ कि ये हमेशा इसी तरीके से रोज़ स्कूल लगें, बच्चे हंसी खुशी आएँ अपने स्कूल में। बहुत अच्छा माहौल सा लग रहा है। जी, ग्रुप में नहीं बिठाएंगे, इन बच्चों को टेबल कुर्सी पर ही बिठाएंगे। गैप छोड़ के 1 फीट की 1 गज की दूरी रखते हुए बच्चों को कक्षा में बिठाया जाएगा। आज 50% बच्चे बुलाए, 50% बच्चे बुलाए हैं। अभी सभी बच्चे आ भी नहीं रहे हैं। एक दिन 50-50 करके आएंगे तो उसमें बच्चों को की सुरक्षा का ध्यान रखने लंच रहेगा मैम? लोगों लंच चालू? जी, अभी देखिए वैसा वाला खाना तो हमारा आ नहीं रहा है। अब बच्चे जो लंच लाए होंगे वो भी बच्चों को थोड़ा दूर दूर बैठा के कोशिश की जाएगी खिलाने की। मशहूर समाजी कारकुन और फिल्म अदाकार सोनू सूद ने ट्वीट करके खिदमत खल्क का फिर से अज़्म किया है। साथ उन्होंने इस हवाले से एक शेर भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। वाज़ेह हो कि हाल ही में सोनू सूद के कई रिहाइश जगहों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। उनकी कमाई का ब्यौरा खंगाला जा रहा है।
एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जावेद अख्तर हद के इज्जत केस में कंगना रनौत की मुश्किलात में इजाफा। आज कंगना को मुंबई की अंधेरी की अदालत में पेश होना पड़ेगा। सुनवाई में पेश नहीं हुई तो जारी होगा अरेस्ट वारंट। तो कंगना की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जावेद अख्तर हद के इज्जत का ये पूरा मामला है। इस केस में कंगना रनौत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। आज कंगना को मुंबई की अंधेरी अदालत में पेश होना पड़ेगा। सुनवाई में कंगना अगर पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। कंगना ने अपने इंटरव्यू में जावेद अख्तर के मुतालिक कुछ स्टेटमेंट दिए थे और उस हवाले से जावेद अख्तर ने मुकदमा दर्ज किया था हद के इज्जत का ये मामला, जिसमें अब कंगना की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है अगर सुनवाई में कंगना पेश नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। चाहे इस राज में हमेशा दलितों पर अत्याचार ही हुआ, अत्याचार ही किया गया है। बात करें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, प्रेशर बनाया गया, जलील किया गया, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए। और आज सवाल है कि क्या वो शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और इस तमाम मसलों के बाद क्या ये मुद्दा अब हल हो जाएगा? क्योंकि सुनील जाखड़ ने सवाल खड़ा कर दिया है साफ तौर पर हरीश रावत पर कि जिस तरीके से चुनाव लड़ने की बात की हरीश रावत ने कि सिद्धू के चेहरे पर लड़ा जाएगा। दुर्भाग्य है कि पंजाब की कांग्रेस की सिर फुटेल में कई राज खुल के आए। कैप्टन साहब ने खुद माना, ਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। के इस्तीफे के बाद काफ़ी कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी कि कौन पंजाब का नया सीएम होगा। कई नाम भी सामने आ रहे थे। वहीं पर अमरिंदर सिंह ने खुले लफ्ज़ों में जो है नवजोत सिंह सिद्धू के सीएम बनने की बातों को अपोज किया था और इस पूरे फैसले को ह्यूमिलिएटिंग भी अमरिंदर सिंह ने करार दिया था। बहरहाल अब जो है पंजाब को नया वज़राला मिल चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी ने वज़राला के ओहदे का हलफ ले लिया। काफी अरसे से चल रहे कांग्रेस पंजाब में उथल पुथल के बीच अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अब श्री सुखचंद्र सिंह रंधावा जी एज मिनिस्टर। सो की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में सियासी हलचल अभी भी तेज है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नया दांव खेला है। नए वज़राला चन्नी को सिसवा फार्म हाउस पर मीटिंग के लिए बुलाया है। ज़राए के हवाले से आपको यह खबर बता रहे हैं कुछ अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामान भी शिरकत कर सकते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का नया दांव, नए वज़राला चन्नी को सिसवा फार्म हाउस पर मीटिंग के लिए अमरिंदर सिंह ने बुलाया है। उनके साथ कुछ अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामान भी शिरकत कर सकते हैं। पंजाब राज के मंत्री वजों अपने करतव्यां नूं वफादारी ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। वज़ीर-ए-आला का भी ओहदा मिल चुका है। नायब वज़ीर-ए-आला के तौर पर सुखविंदर सिंह रंधावा ने हलफ ले लिया है। इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ ले लिया है। इसी बीच पंजाब में सियासी उथल पुथल जारी है। तो आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह रंधावा ने नायब वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ लिया है। साथ ही इससे पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी ने वज़ीर-ए-आला का ओहदे का हलफ लिया। काफ़ी सियासी उथल पुथल के बीच जो है पंजाब को नया वज़ीर-ए-आला मिल चुका है। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने अपने बयान में भी साफ कर दिया है कि वो हाईकमान के इस फैसले से काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग फील कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभी जो है उनको अब आगे के क्या कुछ प्लान होंगे उस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं है लिया है। The oath of office and secrecy to Shri O.P. Soni ji as Minister Punjab. मैं ओपी सोनी ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। तो आपको बता दें कि ओपी सोनी ने वजीर के तौर पर हलफ लिया है। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दलितों के लीडर, एक दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस ने उनका नाम मुंतखब किया है। आने वाले चुनाव में ये काफ़ी अहम माना जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि एक दलित लीडर के तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम साबित होंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।